बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। दो मामलात हैं। एक मामला ये कि जिस पर जमात इस्लामी सरापा एहतजाज है और मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी गई जमात इस्लामी की जानिब से। काफ़ी हद तक ये हड़ताल कामयाब रही और ताजर बरादरी ने बड़ा साथ दिया और उनका ये कहना था कि क्योंकि ताजर बरादरी के ऊपर ख़ास तौर पर बढ़ते हुए बिजली के बिलों का बोझ है, नए नए टैक्सेस का बोझ है, एक नई स्कीम जिसे ताजर दोस्त स्कीम कहा जा रहा है जिसमें बेसिकली रिटेलर्स को टैक्स नेट के अंदर लाया जाना है, उस स्कीम का बोझ है, बहुत से मसाइल हैं, लिहाजा ताजरों ने आज हड़ताल की। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के डी चौक में इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करने के फैसले के बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉइज हैं जिनकी तादाद तकरीबन 17,000 है, एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि इस धरने के अंदर, इस एहतजाज के अंदर इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी शामिल हैं और वो भी तकारीर कर रहे हैं और हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ बावाज़े बुलंद ये कह रहे हैं कि हुकूमत का ये फैसला जालिमाना है। जबकि आज ही की खबर ये है कि हुकूमत ऑस्टेरिटी मेयर्स के तहत या रिफॉर्म के मेयर के तहत तकरीबन 82 इदारे उन 40 इदारों में जम हो रहे हैं और बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको ख़त्म किया जा रहा है, बहुत सी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको जम किया जा रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान को मैसिव ओवरहॉल, इकोनॉमिक ओवरहॉल और रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। इस काम के ऊपर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी एक बेड़ा उठाया हुआ है और उनका कहना यह है कि इस वक्त तो एक रिलेंटलेस परसूट है कि हमने किस तरह इकोनॉमी को बेहतर करना है। इसका जो टेस्टमेंट है कि क्या दुनिया भी इसको बेहतर तरीके से देख रही है, क्या वाकई पाकिस्तान के इन तमाम काविशों को सराहा जा रहा है या नहीं। तो जो मोडीज है उसने पाकिस्तान की रेटिंग में कुछ हद तक बेहतरी की है। दो चीजें हैं उसके अंदर ज्यादा आम, एक ये कि रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उस लिहाज से भी लिक्विडिटी की पोजीशन पाकिस्तान की जरा बेहतर हुई है, उससे भी पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव हुई है। डिफॉल्ट का रिस्क मजीद कम हुआ है, इसलिए भी पाकिस्तान की रेटिंग को मोडीज की तरफ से बेहतर किया गया है। लेकिन जो एहतजाज ताजर बरादरी की तरफ से किया जा रहा है, याद रहे कि मुल्क में 1 करोड़ से ऊपर ताजर हजरात हैं, एक बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है वो, और राइटली सो। लेकिन जब टैक्स नेट में आने की बात की जाती है तो बहुत से लोग एहतजाज करते हैं। अब ताजर दोस्त स्कीम बेसिकली है क्या? हुकूमत से यकीनी तौर पर मैं आज जानना चाहूंगा कि हुकूमत का क्या इस मामले में इनिशिएटिव है या हुकूमत की लॉजिक क्या है, या हुकूमत ये करके कितना खुद को डिस्कनेक्ट कर रही है ताजर बरादरी से। लेकिन ताजर बरादरी की जो के लिए जो स्कीम है ताजर दोस्त स्कीम, उसका इतलाक छोटे बड़े ताजरों, दुकानदारों, होल सेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इम्पोर्टर्स कम रिटेलर्स पर होगा। ताजर और दुकानदार टैक्स आसान नामी मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इसके तहत वो एक टैक्स के नेट के अंदर आ जाएंगे। और बहुत बड़े ताजर या बहुत बड़ी दुकानें जो कि टैक्स नेट के अंदर नहीं है, उनके ऊपर शायद जो फिक्स टैक्स है वो, उसका जो स्लैब है शायद वो 60,000 हो, लेकिन बेशुमार तादाद ऐसी है ताजर हजरात की जिनके ऊपर शायद महीने का 5,000 रुपया फिक्स टैक्स लगाया जाए। अगर आपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करना है या मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो ये तो करना पड़ेगा। हुकूमत की जानिब से जो वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं इस पूरे मामले के ऊपर, उनकी जानिब से, राना असदुल साहब की जानिब से बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है। बेसिकली वो ये भी बताते हैं कि ताजरों के एतराज़ात क्या हैं। पहले ज़रा एतराज़ात सुन लेते हैं कि उनके पास ताजरों के क्या एतराज़ात पहुँचे। यानी 78% ताजर हजरात पर फिक्स टैक्स माहाना 5,000 रुपये होगा और उसमें भी हुकूमत की तरफ से गुंजाइश है, FBR की तरफ से भी बताया जाता है गुंजाइश है कि अगर आप समझते हैं कि आप पर ये 5% ये 5,000 रुपए माहाना टैक्स भी नहीं लगना चाहिए तो आप अपने दस्तावेजात, अपना जो खाता है वो FBR के पास ले जाइए। कहने को ये बहुत कुछ आसान है। ताजर हजरात कहते हैं एक दफा आप गए तो छुरी के नीचे जैसे सर दे दिया, ये मामला होगा और FBR आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जिस हालत में पाकिस्तान की मईशत है वहां पर ये रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। हमारा प्रॉब्लम रहा क्या है ये भी जानने की जरूरत है और ये भी राना एहसान अफजल बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि 76 सालों के अंदर, एवर सिंस पाकिस्तान की इंसेप्शन से लेकर अब तक, हमारा मसला रहा क्या है, रिटेलर हजरात का मसला क्या रहा है, जरा ये भी सुन लीजिए। गवर्नमेंट ना प्रेशर में आएगी, गवर्नमेंट ना यू टर्न लेगी, लेकिन ताजर हजरात इसके ऊपर सरापा एहतजाज हैं। कुछ देर पहले आपने ताजर रहनुमाओं से सुन लिया मोन्टाज के अंदर भी कि अगर वो समझते हैं
कि ये एक बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट निज़ाम है, ये जालिमाना निज़ाम है, और अगर एफबीआर की टीम्स आई किसी दुकानदार या किसी ताजर की दुकान को या आउटलेट को सील करने के लिए, तो उसका बड़ा करारा जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल भी उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि रेजिस्टेंस दिखाई जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि मसला हल कहां होगा। लेकिन हुकूमत के लिए आज ताजर बरादरी हड़ताल कर रही है, चले मुकम्मल या 100% हड़ताल ना भी सही, लेकिन बहरहाल ओवरऑल एक इंपैक्ट आया। कराची के अंदर ताजर बरादरी ने बहुत बढ़ चढ़कर इस हड़ताल के अंदर हिस्सा लिया, मुल्क के दीगर शहरों में हिस्सा लिया गया, कहीं पार्शली कहीं फुली। रिजल्ट क्या है? क्या हुकूमत खुद को डिस्कनेक्ट कर रही है ताजर बरादरी से? नंबर 2, ये यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के ये एम्प्लॉइज जिनके साथ आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी भी जाकर खड़ी हो गई है, क्या इस कॉर्पोरेशन को बंद करना ये कह के कि ये जो सब्सिडी यहां पर दी जाती है ये तो रमजान बाजारों में या ओवरऑल भी गवर्नमेंट, बहुत सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी दे रही होती हैं, तो जो यहां सब्सिडी दी जाती है इस इदारे को बंद करके वही सब्सिडी बिजली के बिलों में दी जाएगी ताकि आवाम को ज्यादा फायदा पहुंच सके? क्या लोग इस लॉजिक को पसंद करेंगे? क्या इन एम्प्लॉयज को ये बातें बताकर इनको मुतमईन किया जा सकता है? क्या ये अपने तमाम तर मुतालबात से दस्तबरदार हो जाएंगे उस वक्त जब हुकूमत की इत्तेहादी, जो कि सिंध की हुकूमत के ऊपर भी विराजमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो इनके साथ खड़ी हुई है? तो एक डिफिकल्ट इक्वेशन है, जबकि हुकूमत के पास जो सबसे बड़ा जो बाइंडिंग फोर्स है इस हुकूमत की, वो इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट का एक पेज पर होना है। कुछ दिन पहले भी जनाब वज़ीर आज़म ने कहा कि सिपा सलार पाकिस्तान फौज और वज़ीर आज़म पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं, यानी बिल्कुल साथ खड़े हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर भी साथ खड़े हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बातें तो हमने पहले भी सुनी। क्या हुकूमत इसी डगर पगर पे अगर चलती रही तो मौशी बेहतरी तो ठीक है, लेकिन क्या हुकूमत खुद को एलिनेट करती जाएगी आवाम से, लोगों से? यह आज का सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर हम हुकूमत के उन इरादों के हवाले से बात करेंगे जो कि हुकूमत एक प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए करना चाहती है, कि कभी जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जाती है, उज़र ये पेश किया जाता है कि बैकलॉग है, बहुत पेंडेंसी है केसेस की, दुरुस्त करना है मामलात को, ठीक है, लेकिन कोई अंडरलाइंग मोटिव तो होगा, या ये बिल्कुल एक प्लूटोनिक नीड है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं है और एक बिल्कुल साफ नीति से सिर्फ केसेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए हुकूमत सुपीरियर जुडिशरी के अंदर ये करना चाह रही है? इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात सबसे पहले आप इसी से शुरू कर देते हैं। बहुत कुछ है वैसे तो, एक जानिब सियासी अदम इस्तेहकाम है, एक जानिब तहरीक इंसाफ पूरे जोशो खरोश से लगी हुई है, और उनका ये कहना है, जो एक ज़माने में आप कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए हम पीटीआई से निबड़ लेंगे, आज वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए तो मुस्लिम लीग नून से हम खुद निबड़ लेंगे। लेकिन चले उसमें मैं बाद में आता हूँ। चौधरी साहब, आप तो खुद आप जड़ावाला से हैं, आपका पूरा हल्का है, आपने इलेक्शन भी लड़े, ताजर बरादरी की सपोर्ट, सब कुछ। आज ताजर बरादरी आपसे नाराज़ है, आज वो कहते हैं कि आप जुल्म कर रहे हैं उनके ऊपर बेजा टैक्सेस लगा रहे हैं, बिजली के बिल आसमानों को छू रहे हैं, ऊपर से आपने उनके ऊपर माजरत के साथ उनके मुताबिक एक कुल्हाड़ा रख दिया है एफबीआर का कि अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो आपकी दुकानें सील होंगी, यू टर्न नहीं लेंगे आप किसी पोजीशन के ऊपर, ये तो होना ही होना है। तो ताजर बरादरी से खुद को बड़ा दूर कर रहे हैं आप, जबकि मुस्लिम लीग नून का खासा रहा है कि जब आते हैं तो ताजर खुश हो जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बहुत कुछ होता है। तो चौधरी साहब, महसूस हो रहा है आपको कि ताजर नाराज है आपसे? मुनीब साहब, दो बातें की हैं, एक तो ताजर नाराज़ हैं और दूसरा आपने कहा कि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, बिजली के बिल बिल्कुल ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात हकीकत है, मगर दूसरी साइड पर एक हकीकत ये है कि पाकिस्तान के ताजर और पाकिस्तान के जो महकमे जिसमें एफपीआर है वो टैक्स नहीं इकट्ठा कर सका जो कि पाकिस्तान के ताजरों से उसे लेना चाहिए था। तो बात यह है कि ये टैक्स दिए बगैर तो मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान जिस रीजन में इस वक्त है वहाँ टैक्स टू जीडीपी में ये सबसे पीछे है। ये इस वक्त अगर 9-9.5%, 10% टैक्स टू जीडीपी की परसेंटेज है तो हमारे हमसाए जो हैं वो 16, 17, 18% पे जा चुके हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक तो खैर इससे बहुत ज़्यादा आगे हो गए। तो मेरा ख्याल है कि टैक्स देने वालों को ये एतराज़ नहीं होना चाहिए कि उन्हें टैक्स नहीं देना। हाँ, अगर किसी जगह एफपीआर के अफसरान की कोई ज़्यादती है तो उसे प्राइम मिनिस्टर ने जितनी सख्ती
पिछले और इस दौर के आगाज़ से पिछले 4 महीने से उन पे की है, और जिस तरह उनकी स्क्रूटनी और उनके इख्तियारात को का देखा जा रहा है कि वो कैसे इस्तेमाल करते रहे हैं, सो उसे डिजिटलाइज करने से लेकर और उसकी बाकी तमाम चीज़ें वो रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे ताजर भाइयों को टैक्स देना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, तल्ख बात करने लगा हूं, शायद किसी को बुरा लगे, कोई हड़ताल, कोई स्ट्राइक, कोई जलसा, कोई तहरीक जो है वो हुकूमत उससे पीछे नहीं होगी। हमारे साथ हमारे भाई बैठे, वाइबल कोई तजावीज़, हम हुकूमत टैक्स लेना चाहती है, वो अगर टैक्स देना चाहते हैं तो वो बताएं कि कहाँ हुकूमत की गलती है, लेने वाला निज़ाम नहीं ठीक है, उसमें कौन सी चीज़। लेकिन अगर कोई कहे कि वो टारगेट जो हुकूमत ने रखा है और वो पाकिस्तान के लिए रखा है, वो पाकिस्तान की गरीब के चूल्हे से लेके पाकिस्तान के डिफेंस से लेके पाकिस्तान की बका, वो सारे के सारी बेस करती है इसी टैक्स रेवेन्यू पर, वो उस पर रखा है, तो उससे हम पीछे हो जाएं, उससे 2% ज़्यादा एक साल में लिए जा सकते हैं, उससे ½ % कम नहीं लिया जा सकता। सो टारगेट तो मीट करना है, और टैक्स चोरी होता है, टैक्स पूरा नहीं दिया जाता, ये भी हकीकत है। हाँ, अगर किसी को इतना इतराज है कि कोई ये बता सकता है कि ये टैक्स हमारा बनता है, इसका लेने का तरीका ये कर ले, तो उस पर हुकूमत जरूर बात कर सकती है। नहीं, बट चौधरी साहब एक बात है कि ये जिस तरह आप फरमा रहे हैं, अब कल चेयरमैन FBR जिनकी नई तैनाती हुई है, राशिद लंगड़ियाल साहब, वो बैठे बहुत से ताजर हजरात के साथ, वो डेडलॉक अपनी जगह बरकरार है। किस्सा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक सियासी जमात है, ठीक है, आपने बेड़ा उठाया, आप कह रहे हैं हम मुल्क को दुरुस्त कर रहे हैं, हम इकॉनमी को दुरुस्त कर रहे हैं, टैक्स टू GDP बढ़ा रहे हैं, पर यह बात तो आपको भी पता है ना, और आपके बहुत से कुलीग्स को भी पता है कि जिस तरह सैलरीड तबका आपसे नाराज़ हुआ है इस पिछले बिल के बाद, जबकि बहुत से लोगों ने कहा है, मैं तो खुद मेंशन करूंगा कि कितने नामवर सहाफ़ी हैं मुल्क के, तलत हुसैन साहब, उन्होंने तो बाकायदा तौर पे कहा है कि जो सैलरीड तबके के ऊपर हथौड़ा आपने मारा है, तो अब लोग कहने पर मजबूर है कि मुस्लिम लीग नून को वोट ना दें। अब क्या ताजर बरादरी को भी आप उस नहज पर जाता हुआ देख रहे हैं कि ठीक है जी, ये भी हम कर लेंगे, ना दें हम अगली दफा वोट? बिजली के बिल का मामला और जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो टैक्स का मामला है, इसमें हकीकत है, और इस पर हम भी उनके साथ खड़े। बिजली वालों का कुछ ना कुछ हल निकाला है, 300 यूनिट वाले का पहले निकाला, बाद में 500 का। बेशक ये डंग टपाई है, बेशक 2 महीने, गरीब आदमी से तो 2 हफ्ते भी बहुत है। ये तो वो लोग बातें करते हैं जिनके लिए मामला पैसे कोई मायने नहीं रखते। तो टैक्स वाला तबका जो तनख्वाहदार तबका है, इसका हल वजीर आजम निकालना चाहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ। हर सूरत उन्होंने हुकूमत को कहा है कि इसका भी कोई हल निकालें, लेकिन जो ये ताजरान की स्ट्राइक है उसको आप बिजली के बिलों से और तनख्वाहदार तबके के टैक्स के साथ नहीं मिला सकते। वहां पर टैक्स पूरा नहीं दिया जा रहा, ठीक है, टैक्स में इजाफा 3 से 4 गुना इस मुल्क में 300-400% हो सकता है। नहीं हो सकता, बट ठीक है, हाँ, इसमें हो सकता है, आप कहते हैं नहीं, बट चौधरी साहब ये देखिए, आप आ रहे हैं, चले हम सुनते रहे हैं, ठीक है जी, स्टील मिल का होना है, PIA का होना है, निजकारी भी हो रही है, बड़ा अच्छा है, प्रोग्रेस में है। अब्दुल अलीम खान साहब वजीर हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म भी सपोर्ट है कि जी बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें, डाउन साइजिंग भी होनी चाहिए, राइट साइजिंग भी होना चाहिए, समझ आती है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन दहाइयों पर से चल रहा है, एक इदारा है, आपने कहा जी हम इसे बंद कर रहे हैं क्योंकि इसकी सब्सिडी हम बिलों में दे देंगे जो खाने पीने की अशिया में देते हैं। इशू ये है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कहते हैं आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं, उनके कोई पुरसाने हाल नहीं है जिन लोगों ने इतना अरसा उस कॉर्पोरेशन के अंदर लगा दिया है। उनका क्या कसूर है 15, 16, 17 हज़ार लोगों का? देखिए मुनीब साहब, हालात और के मुताबिक हुकूमत अदारे बनाती है, और फिर उसके बाद अगर कोई अदारा उसको यानी उसको ख़त्म करना पड़े तो हुकूमत का यही काम है। और ये आप नहीं कह सकते कि एक अदारा अगर बन गया है तो सारी ताहयात, या मेरा मतलब है वो चलेगा, उसको कभी आप बंद नहीं कर सकते जब उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके हकूक़ जो है वो उसी तरह ही प्रोटेक्ट किए जाएंगे जैसे किसी भी और अदारे के प्रोटेक्टेड हैं।
अब पीआईए की एग्जांपल ले ले, जी पीआईए के जो मुलाजमीन है उनके हक में ये बेहतर जाता है कि ये पीआईए प्राइवेटाइज हो, ठीक है, अदरवाइज ये कोलैप्स कर जाएगा। ये हमारे जो भाई हैं यूटिलिटी स्टोर्स वाले, यानी आप मुझे ये बताइए कि ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर 100 रुपया हुकूमत रखती है सब्सिडी के लिए, उसमें से 80-90 रुपए तो कॉस्ट ऑफ सब्सिडी में चले जाते हैं, यानी तनख्वाहों में चले जाते हैं, उस अदारे की बाकी मामलात में चले जाते हैं, और आम आदमी तक 10 से 20% पहुंचता है। तो अगर वो 100 का 100 ही पहुंचाया जा सकता हो, और इन जो हमारे ये जो एम्प्लॉइज भाई बहन है और इनका हकूक प्रोटेक्ट होंगे, मगर अगर आप कहें कि इस मुल्क का एक अगर मसला है तो वो HR का मसला, ठीक है, और दूसरा और इसमें राइट साइजिंग का मसला, और ये हमने करनी। और मैं एक और जी, कोई लॉन्ग मार्च कर ले, कोई स्ट्राइक कर ले, कोई, मैं तल्ख बात नहीं करना चाहता कि जितने मर्जी दिन आपके तादी खड़े हैं, उनके साथ तकरीरें कर रहे हैं डी चौक में, MNA साहिबान पीपल्स पार्टी के। मेरी गुजारिश सुने, वो खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, मुझे भी कहें तो मैं भी अभी चला जाता हूं तकरीर करने, मसला ऐसा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात और जो बेहतरी है रिफॉर्म्स के हवाले से, जो बेहतर करना है वो हमने करना है। हम आज भी बैठने को तैयार हैं, जिसको कहें हम बैठ के 2+2 की बात समझाएंगे। अगर ना समझा सके, अगर वो हमें समझा दें, मसलन ताजर या ट्रटी स्टोर के मुलाजमीन, हम पीछे हट जाते हैं, ठीक। लेकिन अगर हमारी बात ठीक है तो ये तावन करें। बच्चों साहब, बात ये है, अब ये मैं भी जरा एक तल्ख बात करूंगा, ये इंप्रेशन है कि आपकी हुकूमत हरकुलिस की तरह आप इसलिए आगे बढ़े जा रहे हैं क्योंकि आपको जोम है कि भाई आपके साथ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। ये जोम एक ज़माने में इमरान खान साहब को भी था, और आज आपको है कि जी जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने फरमाया कि यक जान दो कालिब, तो आप इतनी मजबूती से फिर आप वो एक हुकूमत को, अब ताजर बरादरी ये कह रही है कि एक बदमस्त हाथी की तरह आप चले जा रहे हैं, फैसले किए जा रहे हैं जिससे लोगों का कबाड़ा हो रहा है। अब बात ये है कि आपके सियासी मुखालफिन ये कहते हैं कि नहीं देखें मसला ही ये है, ये इसलिए इतने इतराते फिर रहे हैं कि इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। मुझे याद पड़ता है आप ही हमारे प्रोग्राम में, खाकसार के प्रोग्राम में आके कहते थे कि फौज साइड पर हो जाए एस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान को हम देख लेंगे। आज वो आपके मुखालफिन भी ये कहते हैं कि आप लोगों के पास अपना कुछ नहीं है, आज एस्टेब्लिशमेंट साइड पर हो जाए तो आप भी धड़म गिर जाएंगे। तो कर लें साइड पे। हमने तहरीक चला के किया था, हमने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से किया है, हमने उस पर कुर्बानी दी है, हमने उस पर मेरा मतलब काल कोठरियों से लेकर नाहलियों से लेकर हम रोए नहीं है, प्रेशर्स नहीं किए थे, हमने सामना किया और हमारा मौक़िफ़ था, हमारा मौक़िफ़ एस्टेब्लिशमेंट ने तस्लीम किया, वो पीछे हटे और उसके बाद हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं। अगर इनको कुछ ये इनका प्रॉब्लम क्या है, हम उनको पीछे हटाना चाहते थे। ये पीटीआई का प्रॉब्लम ये कहते हैं मुदाखलत करो लेकिन मेरे लिए करो, मुझे कंधों पे बिठाओ। हम कहते हैं नहीं, किसी को भी ना बिठाओ, आप अपना काम नहीं, आप नहीं बैठे हुए एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे। चौधरी साहब, मैं खुली बात कर रहा हूँ, खुली बात। मेरी गुजारिश ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अगर आज मुकम्मल हुकूमत के साथ खड़ी है तो ये किसी असूल की बुनियाद पे, अच्छा, ये किसी प्लान या लालच की बुनियाद पे नहीं कि तुम मुझे एक्सटेंशन दोगे, मैं 10 साल वजीर आजम रहूंगा, मेरे नैब के केसों को खोलोगे नहीं, मेरे फॉरेन फंडिंग को स्टे रहेगा। ऐसे मुफाद नहीं थे, जाती मुफाद, मुल्की मुफाद की बुनियाद पर खड़े, इंटरनल सिक्योरिटी पर खड़े हैं, अच्छा, इकोनॉमी पे खड़े हैं, पाकिस्तान के आगे लेकर जाने के लिए खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। और इस पे अगर किसी को इतराज है तो होता रहे। ठीक है। तो आपको इस बात पे भी कोई एतराज नहीं, बल्कि आप तो अब कहेंगे ना, आप इसीलिए आप तो खुश भी होते हैं ना, जब एस्टेब्लिशमेंट की जितना अरसा लड़ाई रहेगी इमरान खान से, तो आप लोग तो खुश होते रहेंगे, आपको फ़ायदा भी सियासी तौर पर इसी चीज़ में है। इमरान खान साहब को देखें कितना फ़ायदा हुआ जब आपका और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई थी, मियां नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया, आज इमरान खान उसी जगह पर खड़े हैं। आज आप माजरत के साथ पूरी हुकूमत बगलें बजाती है कि देखें जी ठीक है, हमारा क्या है यार, हम तो मौजें कर रहे हैं, जब तक इमरान खान की लड़ाई है एस्टेब्लिशमेंट से। ये यहां भी फर्क है। अच्छा, हम एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़े थे, डॉन लीग्स
और पनामा और इस तरह का एक जो इमरान खान का एक प्लान बनाया गया था उसको लाने का, वो जबरदस्ती हमसे लड़े हैं और उनके इंडिविजुअल्स लड़े हैं। यहां पर खान साहब लड़ रहे हैं, बानी पीटीआई तो कोई दिन जाने नहीं देते। आपसे ज्यादा बाखबर सहाफी कम ही है। वो माशाल्लाह जब वहाँ होती है हेयरिंग होती है केस की, जो अल्फाज और जो बात वो करते हैं वो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि आप उनकी लड़ाई किसी और के सर पे डाल सकते हैं। चौधरी साहब, वक्त खत्म हो गया। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चाहता था कि और बहुत से सवाल हैं जो आपसे की जाते हैं, इंशाल्लाह अगली नशिस्त में करेंगे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं जी। हुकूमत तादाद बढ़ाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की, और बड़े अहम मामलात हैं जिन पर बात होनी है। कुछ नई बातें भी आपसे शेयर करेंगे, नई खबरें भी। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जिस चीज़ का सामना हुकूमत को है वो तो मैंने आपके सामने रखा है। आज ताजर सरापा एहतजाज हैं, बेशुमार मसाइल हैं, लेकिन इन मसाइल के बीच में हुकूमत की तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल आता है जी कि जी जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। पहले बाज़गश्त होती रहती है कि जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो रही है, कभी बताया जाता है कि जी जजेस की रिटायरमेंट एज बढ़ाई जा रही है, कभी आईनी तरमीम आ रही है, फिर पता लगता है जी नंबर ही पूरे नहीं है, फिर कोई कहता है कि नहीं जी इरादा ही नहीं था, कोई ऐसा था ही नहीं मामला। लेकिन कुछ ना कुछ तो था, उस पर भी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब के साथ मसला इस्टेब्लिशमेंट का है, बिल्कुल है। पाकिस्तान की हुकूमत उसकी बेनिफिशरी है, बिल्कुल है। लेकिन ये मामला जा किधर रहे हैं? जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद कितनी स्पीड लगी हुई है बहुत से इश्यूज़ को, वो भी आपको इसी सेगमेंट में हम बताएंगे। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं, जनाब हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी, किसी तरह को बता नहीं। हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। असाद मलिक साहब अगेन सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ा बेहतरीन तज्ज़िया करते हैं, बेहतरीन ख़बरें रखते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। असाद मलिक साहब, राय साकिब खलल साहब हमारे भाई हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं, बहुत शुक्रिया राय साहब आपका भी। असनाद साहब, सबसे पहले आपके पास मैं इसलिए आना चाहूँगा क्योंकि खबर ज़ाहिरी बात है बड़ी अहम है। अगर देखा जाए तो हुकूमत को बड़ी एक बड़ा झटका लगा जब 12 जुलाई का फैसला आया और उसमें जिस तरह से एक डिवाइडेड ओपिनियन था, एक डिवाइडेड जजमेंट थी हमारे सामने आई। ये जजेस की तादाद को बढ़ाना महज ये पेंडेंसी का इशू है या इसके नीचे आपको बहसियत सहाफ़ी को लगता है कोई अल्टीरियर मोटिव भी है, शायद चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भी ये किया गया है? जी मुनीब भाई, ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि जुडिशल पॉलिटिक्स भी चल रही है, नेशनल पॉलिटिक्स और जुडिशल पॉलिटिक्स लिंकअप है। अमूमन अगर आप नया चीफ जस्टिस आने वाला हो तो हुकूमत तो एक एक कदम जो है वो बड़ा देख के उठाती है कि कहीं वो उनको मसला ना हो, ऑफेंड ना हो जाए। लेकिन हम देख रहे हैं 12 जुलाई के बाद जिस किस्म के इकदाम हुए, चाहे 12 जुलाई के फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम, फिर नूर आलम साहब के जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिल आए हैं, फिर अभी ये जो दनियाल चौधरी साहब का बिल है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि 12 जुलाई के फैसला जो डिटेल आना है उस पर पहले एक प्रेशर बनाया जा रहा है जजेस पे, और जजेस आप देखते हैं कि इस प्रेशर को कितना लेते हैं, क्योंकि जजेस को जो चैलेंज है वो एक्सटर्नल से ज़्यादा इंटरनल है। जो इख्तलाफात हैं जजेस में, और माजी में जो जजेस जो एक पेज पे रहे हर मामले में, वहाँ हम देखते हैं कि वो मसाइल हैं उनके, वहाँ एक पॉलिटिक्स भी चल रही है। बंदियाल साहब के वक्त ही बहुत ज्यादा थी, अगर आपको याद हो तो बंदियाल साहब के वक्त ही बहुत ज्यादा डिवीजन थी सुप्रीम कोर्ट में। डिवीजन नॉट इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन, बट जो डिवीजन होती है जजेस के दरमियान। जी जी बिल्कुल, वो थी एक उस तरफ के जी कुछ जजेस जो हैं वो पीटीआई के करीब हैं और दूसरी तरफ एक तरफ जजेस से कि नहीं आप ऐसे कोई एकदम। अब मसला ये आ रहा है कि उन जजेस में तकसीम आई है जो जिनको हम माजी में कोई बंदियाल कैंप जजेस नहीं कहते थे, उस वहाँ मसला आया है और ये ही बड़ा मसला आ रहा है। अब आज आपने देखा होगा कि चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है 13 सितंबर को। एक रूल्स में अमेंडमेंट होगी, जिन वो रूल्स जुडिशल कमीशन के उस हवाले से सब कमेटी बनी थी दिसंबर में, जैसे मंसूर अली शाह की सरबराही में। जनवरी में उस कमेटी ने सारी प्रपोजल दे दी। 4 महीने बाद मीटिंग बुलाई 3 मई को चीफ जस्टिस काजी फैसल ने रूल्स अमेंडमेंट पे। उस पे लॉ मिनिस्टर आजम नदीर तारड़ साहब ने कहा जी कि हम आईनी तरमीम ला रहे हैं, मे भी ये रूल्स की ज़रूरत ही ना पड़े, पहले आईनी तरमीम का वेट करें। तो फिर वो इजलास मुलतवी हो गया। तो अब जो है ये इजलास बुलाया जा रहा है, इससे बज़ाहिर एक दो है कि जी बज़ाहिर क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जुडिशल पैकेज रुक गया है, जिसकी वजह से
अब ये रूल्स में अमेंडमेंट होने जा रही है। ठीक। दूसरी तरफ जस्टिस काजी फैसा, क्या आप जाते जाते ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि रूल्स में अमेंड, और साथ ही वो पांचों चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं कि जो असामियां खाली हैं वहां आप देखें, नाम इनिशिएट करें। अब ये 40 से 50 अपॉइंटमेंट है मुख्तलिफ हाई कोर्ट में, क्या जस्टिस काजी फैसा अपनी रिटायरमेंट से पहले वो सारे फिल करना चाह रहे हैं? इसी तरह हुकूमत जो है वो 17 से 23 कर रही है। 6 जजेस की अपॉइंटमेंट जुडिशल कमीशन में हुकूमत को, जस्टिस काजी फैसा को मेजॉरिटी है, 5-4 की पोजीशन है, जिस तरह मलिक शहजाद साहब की एलिवेशन में हमने देखा। क्या ये 6 जज भी अपॉइंट होंगे? तो हालात ये हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे नहीं है, चीफ जस्टिस और सीनियर पूरी जजेस जो है वो, क्या जस्टिस काजी फैसा के जो इकदाम हैं, खासकर ये जो मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या ये मुशावरत से हो रही है या उनका अपना ही जुडिशल पॉलिटिक्स का आपने जिक्र किया है हसन अय्यूब साहब। पॉलिटिक्स तो हर जगह बहुत सी चीजों में हो रही है, यहाँ अब तो चले किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि वो लफ्जों को ना चबाया जाए और बोल दिया जाए एहतरामन एक दायरे के अंदर रह के, कि आपको पता लगता है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया आमने सामने है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक सफ़े पर है, इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया आमने सामने है। क्या ये उसको टैकल करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है? और कहा तो ये भी जा रहा है कि नहीं वो तरमीम आ रही थी फिर नहीं आ रही थी, लेकिन अब दोबारा बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि नहीं वो जो 41 मेंबरान हैं जिनका स्टेटस अभी तक क्लियर ही नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। तो आप तो बहुत सी खबरें रखते हैं इस्लामाबाद में, तो हो क्या रहा है? देखिए, आईनी तरमीम जब आएगी और उसने आना है और उसने मंजूर होना है। अच्छा, ये जो जिन कुछ लोगों को ये खाम ख्याली है कि आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी, नंबर्स पूरे नहीं होंगे, तो जब नंबर्स पूरे करने चाहेंगे वो नंबर्स पूरे हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला था तो किसी के वहमो गुमान में ये बात थी कि मुस्लिम लीग नवाज भी उनके लिए वोट करेगी। फिर मुस्लिम लीग नवाज ने बतौर जमात ये पॉलिसी बनाई और उन्होंने जनरल बाजवा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक उन्होंने जो कानून साजी थी उसमें वोट दिया। तो ये हमारी जो है माजी करीब की एक मिसाल है। लेकिन हसन मलिक साहब 12 जुलाई के फैसले का जो जिक्र कर रहे थे, वो 12 जुलाई का जो फैसला है यकीनन उसने तनाज़े को बढ़ाया है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 51 बड़ा वाज़ेह था। इसके बावजूद जो फैसला दिया गया, यानी उन्होंने अपील्स जो हैं वो डिसमिस कर दी और अम्प्यून ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। यानी ये भी पाकिस्तान की तारीख का या पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक मुनफरिद फैसला है। उस फैसले के खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त आई, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत एक तरफ तो कहा जाता है जी कि 3 रुकनी कमेटी जो है वो बेंच तश्कील देगी और इस केस को फिक्स करेगी, लेकिन वही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कहता है कि आपने रिव्यू को 15 दिन के अंदर अंदर फिक्स करना है। लेकिन जजेस ने कहा जी हम छुट्टी पर जा रहे हैं। आप ये देख लेना, और जजेस ने चलना है आइन और कानून के मुताबिक। अब हसन मलिक साहब माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं, बड़ा तजर्बा रखते हैं। क्या प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून ये कहता है कि 15 दिन के अंदर उन्होंने रिव्यू को फिक्स करना था? अगर वो ये कहता है और इसके बावजूद वो जजेस अगर फिक्स नहीं करते, तो फिर उनको क्या कहा जाए कि वो क्या पॉलिटिक्स कर रही हैं? क्या वो जुडिशल पॉलिटिक्स का हिस्सा है या नहीं है? एक चीज। दूसरी बात जो उन्होंने की कि जी जो सितंबर में 13 को जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बुला लिया है, और उन्होंने ये भी हाई कोर्ट को लिख दिया है कि अपनी जो असामियां हैं जो फिल करना चाह रहे हैं वो बोलें। तो क्या चीफ जस्टिस साकिब निसार ने ये जाते हुए रिटायरमेंट के करीब ये काम नहीं किया? क्या हमारे मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब ने रिटायरमेंट से पहले ये काम नहीं किया? क्या जस्टिस गुलजार अहमद ने रिटायरमेंट से पहले ये काम नहीं किया? अगर किया तो फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ कौन सी नई बात कर रहे हैं? इस वक्त पेंडेंसी आपकी जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। और उन पर तो इल्जाम ये था ना कि वो बड़े बायस जजेस हैं, उन पर तो इल्जाम था बड़े बायस जजेस हैं, उन्होंने बड़ा खिलवाड़ किया, वो उन पर तोहमत भी लगती रही, क्या चाहे गुलजार साहब थे, साकिब निसार साहब थे या बंदियाल साहब थे, उन पर तो ये तोहमत लगती रही। मुनीब भाई जी 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 साहब मुनीब भाई, नासुल मुल्क जब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने बताया जाता है कि 3 महीने पहले ही उन्होंने कहा था कि ये जो अपॉइंटमेंट है अब मैंने नहीं करनी, अब अगला चीफ जस्टिस। नासिर मुल्क साहब जैसी शख्सियत भी तो हाल में कई दहाइयों में एक ही आती है जुडिशल हिस्ट्री के अंदर, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो वो तो ब्रीड ही और थे। लेकिन मुनीब साहब क्या हम काजी साहब को साकिब निसार साहब की लाइन एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा, बैठे हुए हैं तो मौके से फायदा उठाऊंगा। जी जी, मैं एक मौके से फायदा उठाऊंगा। देखिए, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, अपनी पावर्स आईने पाकिस्तान से लेते हैं। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है,
अब जो चीज आइन में दर्ज है, सपोजिटली आलिया नीलम साहिबा को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाया तीसरे नंबर से उठाकर जी। अब यहां पर बहुत से हमारे दोस्त ये खदशा जाहिर करते हैं क्योंकि अल जहाद ट्रस्ट केस मौजूद है, उसकी मौजूदगी में सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनना चाहिए। मैं कहता हूं जी बिल्कुल बनना चाहिए उनको, बिल्कुल। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही इंशाल्लाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे आइंदा, चीफ जस्टिस काजी पाइसा की रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जस्टिस आलिया नीलम के हवाले से लोग कहते हैं कि जनाब वो उनका इंतखाब दुरुस्त है क्योंकि कॉम्पिटेंसी देखनी है कि कॉम्पिटेंट है या नहीं, यहां पर एज किसके हवाले से सीनियरिटी नहीं देखनी। तो जब वो भी आईनी कोर्ट है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो हैंड पिक्ड है ये, तो वहां पर सीनियरिटी प्रिंसिपल को छुट्टी पर भेज दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जुडिशियल कमीशन था, लेकिन अपने ऊपर वही एक प्रिंसिपल अपने ऊपर लागू करते हैं। तो मैं कहता हूं कि देखिए चेरी पिकिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा। जो भी चीज है यानी हाई कोर्ट्स के अंदर भी सीनियरिटी प्रिंसिपल को रखें और यहां तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के बहुत सी बातें तो आपने, उन्होंने सीनियर मोस्ट जज को जो है वो कंसीडर नहीं किया। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ये गुफ्तगू जारी है और बहुत सी अहम खबरें भी हम आपको देंगे इसी सेगमेंट में। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी इस प्रोग्राम में। राय साकिब खैरल साहब के पास चलते हैं। राय साहब जरा जो हो रहा है, बदकिस्मती है कि हमें ये कहना पड़ रहा है कि जी जुडिशल पॉलिटिक्स सब कुछ, बट फ्रैंकली जिस तरह हसन अयूब साहब ने कहा है कि ये आईनी तरमीम तो आएगी और जब आएगी तो तरमीम करने वाले करवाने वाले करवा भी लेंगे और नंबर भी पूरे हो जाएंगे। अच्छा मुनीब भाई, हाफ टू सेकंड हसन अयूब साहब, यहाँ पे मैं बिल्कुल उनकी बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन उसमें एक टेक्निकल बात है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके आगे चलते हैं। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की मिसाल दी मेरे भाई ने, तो जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन में जब पीएमएलएन ने वोट किया तो वहां पर बेनिफिशियरी कौन था, बिहाइंड द कर्टन क्या चल रहा था, उसका बेनिफिशियरी कौन था। और अगर आज तहरीक इंसाफ के 41 में से या 39 में से कोई एमएनएज इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में वोट कर देते हैं किसी तरह से, और वो डीसीट होते हैं नहीं होते हुए एक अलग बहस है, उस पर कई बाद में बात कर लेंगे, तो इसमें भी क्या वही प्रेसिडेंट या उसी तरह की कोई एग्जांपल होगी जिस तरह जनरल बाजवा वाली एक्सटेंशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी। और सेकेंडली एक और पॉइंट अभी हसन अयूब साहब ने लिया कि जी जस्टिस आलिया नीलम साहिबा वाली सीनियरिटी एंड ऑल दैट। जुडिशियल कमीशन के रिसेंट आप जरा मेंबरान भी उठा लीजिए, जो भी हालिया मेंबरान है, उनमें अक्सरियत आपको और मुझे, हसनात मलिक साहब को, हसन अयूब साहब की किन की नजर आती है? वहां पर काई साहब स्टैंड, बाकी लोग हुकूमती वज़रा स्टैंड ले लेते, अटॉर्नी जनरल स्टैंड ले लेते, आलिया नीलम साहिबा के लिए ना वहां पर वोटिंग होती, और आप जो सीनियर मोस्ट है उनको अगर आप ऊपर एलिवेट कर लेते, उस पर भी प्रॉब्लम तो कोई नहीं था। सो वहां पर जहां आपको सूट करता है, वहां पर आलिया नीलम साहिबा की एलिवेशन जो थी वो सूट करती थी एज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वहां पर वोटिंग आ गई जुडिशियल कमीशन में। अब यहाँ पर जब आइन कहता है कि मंसूर अली शाह साहब ने बनना है चीफ जस्टिस काई साहब की रिटायरमेंट के बाद, तो वहां पर हम ले आते हैं कि जनाब देखिए जो काबिल मोस्ट है उनको लेके आना चाहिए, और फिर के ऊपर खुद ही अपने ही एक आर्गुमेंट को नल एंड वॉइड कर देते हैं। सो ऑब्वियसली हर बंदा वो बात करेगा जो किसी को सूट करती है। मैं सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूं आपसे, 3-4 लाहौर के बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं मुनीब भाई, यहाँ पे इशफाक साहब है, मियां दाऊद साहब है, बहुत मेहनती रिपोर्टर है और बड़े अरसे से काम करते आ रहे हैं। किसी एक बंदे से, आप भी लाहौर बेस्ड है, मैं भी लाहौर बेस्ड हूँ, किसी एक बंदे से मंसूर अली शाह साहब के बारे में पूछ लीजिए कि जब वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो कोर्ट्स कैसे चलाए जा रहे थे और इंसाफ का निजाम क्या था। एवरीबडी सेज वन थिंग, जस्ट बिल्कुल वो उनकी आप दुरुस्त कह लें, बट बात ये है कि उनको नुकसान, अभी इंशाल्लाह वो बन जाएंगे चीफ जस्टिस, इज द सीनियर प्यूनियर जज, लेकिन मुझे लगता है कि उनको नुकसान दोनों साइड्स पहुंचा रही हैं। किसी भी जज की तो क्रेडिबिलिटी होती है ना जी एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट कि जब वो चीफ जस्टिस के तौर पर एलिवेट हो रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट उनका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं कर रही, वो उस पर भी सवाल उठता है, लेकिन तहरीक इंसाफ बैसियत जमात जब ये कहती है क्यों नहीं कर रहे, तो वो इंप्रेशन होता है कि जी बदकिस्मती के हमारा जज आ रहा है, तो वो उस जज के लिए तो और डेट्रीमेंटल है। दोनों तरफ से गलत है। इसमें गवर्नमेंट को क्लैरिटी लेके आनी चाहिए कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला रहे हैं या नहीं ला रहे। क्या अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी हैं, यहाँ पर वजीर कानून जो है हमारे, उनकी स्टेटमेंट है, राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट है, और तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा स्टेप बैक करना चाहिए। ये जुडिशियल मैटर है, क्योंकि पॉलिटिकल मैटर तो है नहीं कि आपने कोई प्रेशराइज करके कोई अपॉइंटमेंट करवानी है या कोई कैंसिल करवानी है। इनमें दोनों ही तरफ में थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए। हाफ टू सेकंड यू ऑन दैट। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड मैं ज़रा अगर हसन अयूब साहब इस पे भी, और मैं क्विकली आप सबका रिमार्क लेना चाहूँगा।
जो मामलात रिसेंटली हुए, एकदम शोर आया कि बात शुरू हो गई, लेकिन इमरान खान साहब का जो बाद में ऑनस्लॉट आया पूरी एस्टेब्लिशमेंट पे, उससे तो पता लगा कि शायद इमरान खान साहब को या मिसलीड किया गया गड्ढापुर साहब की जानिब से या किसी और जानिब से कि वो जी बात हो गई है। उन्होंने फिर दूसरे दिन जब उन्हें पता लगा कि यार सिरे से कुछ नहीं हुआ और कोई फर्क नहीं पड़ा, तो उन्होंने फिर एक लंबा चौड़ा बयान दाग दिया। तो आपको लगता है इमरान खान साहब को किसी ने उनसे फेवर लेने के लिए, जलसा मुलतवी कराने के लिए, बसद एहतराम उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, या वो कुछ खुशफहम हो गए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? देखिए, खुशफहमी का शिकार भी हुए और अली अमीन गंडापुर साहब भी इसमें मरकजी किरदार हैं। वो नहीं चाहते थे, उनको बता दिया गया था कि अगर आपने इस्लामाबाद की तरफ आए तो फिर आपको आगे से सख्ती से निपटा जाएगा। देखिए, वो आकर जलसा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर अली अमीन गंडापुर साहब यानी ऐसा सीएम खैबर पख्तूनख्वा अगर वो इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की नीयत से आए तो अटक का पुल वो क्रॉस नहीं करेंगे और उनकी हुकूमत खत्म हो चुकी होगी। और इस बात का बखूबी इल्म है अली अमीन गंडापुर साहब को, इसीलिए वो गुरेज कर रहे हैं। तो अगर वैसे तो मेरे ख्याल से 8 सितंबर को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा इस्लामाबाद में नहीं करना, अगर वो आए भी तो वो जलसा ही कर सकते हैं, जलसा प्लस वो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब इसमें जरा हसनात साहब एक बात जरा बता दीजिए, क्योंकि अभी इंशाल्लाह जब जारी बात है मंसूर अली शाह साहब एलिवेट होंगे, आपको लगता है कि इतना आसान होगा किसी के लिए कि पिटिशन टेकअप हो जाए, बेंच बन जाए, हेयरिंग शुरू हो जाए? मेरा नहीं ख्याल कि खाम खा जो है वो वज़रा इस बात को तूल दे रहे हैं। आर्टिकल 225 बड़ा क्लियर है, इलेक्शन डिस्प्यूट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हल होते हैं। 184(3) में ये तो फिर हर दफ़ा एक अलग ही प्रेसिडेंट बन जाएगा। और मेरा ख्याल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह एजेंडा ड्रिवन चीफ जस्टिस नहीं होंगे, जिस तरह साकिब निसार थे जिन्होंने नून लीग को निकाला और पीटीआई के लिए फैसिलिटेशन की, या कोई ऐसे चीफ जस्टिस जिन्होंने पीटीआई को घर टफ टाइम दिया और नून लीग को फैसिलिटेट किया। उनके सामने सारे मॉडल हैं, हर चीफ जस्टिस का मॉडल उनके पास है। और मेरा ख्याल है कि वो कोशिश करेंगे कि एजेंडा ड्रिवन नहीं और ज्यादा फोकस उनका जुडिशियल रिफॉर्म पे होगा। राय साहब, क्या वजह है कि कुछ थ्रू नहीं हो पा रहा तरीके इंसाफ के साथ एस्टेब्लिशमेंट का? मुनीब भाई आप बहुत बाखबर हैं, हसन भाई आप तमाम लोग बहुत बाखबर हैं, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी ब्रेक थ्रू अभी तो नजर नहीं आता। जिस हद तक चीजें चली गई हैं आगे, वहां से कोई एक बंदा स्टेप बैक करेगा तो कोई ब्रेक थ्रू होगा। और राइट नाउ आई थिंक तहरीक इंसाफ उस पोजीशन में नहीं है कि वो स्टेप बैक कर सके, और दूसरी तरफ से भी कोई आसिफ माफी अभी तो नजर नहीं आ रही। सो द गेम इज ऑन, द वॉर इज ऑन एंड हेड ऑन है। तो कहां पर कहानी जाके खत्म होती है। बिल्कुल ठीक। मैं हसन अयूब साहब का, जनाब साद मलिक साहब का और जनाब राय साकिब खरल साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जी। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।